हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में यूनिट फर्स्ट चल रही थी, अपनी यूनिट फर्स्ट में चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे थे। तो मैंने क्या इसकी जो पीछे वाली क्लास थी उसमें क्या क्या पढ़ लिया था। एक तो अपने क्वांटम विस्थापन का कंप्लीट डेरिवेशन पढ़ लिया था, उसमें उसकी क्या क्या निकाल लिया था, जो भी टर्म थी वो अपन ने निकाल ली थी। आज अपन बात करते हैं उस नेक्स्ट टॉपिक की। तो अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपने पास क्या, आपने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, ड्यूल नेचर यानी द्वैत प्रकृति। सुना है क्या नाम, क्या कहते हैं, ड्यूल नेचर। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये होता क्या है, ये क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या कौन कौन सी प्रकृति आती है। द्वैत प्रकृति किसे अपन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं अपन, द्वैत प्रकृति। तो ये क्या क्या होता है ड्यूल नेचर में और द्वैत प्रकृति किसे कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले तो समझते हैं कि ये द्वैत प्रकृति होती क्या है। यदि मैं रेडिएशन की बात करूं या विद्युत चुंबकीय विकिरण की बात करूं, देखो मैं विद्युत चुंबकीय विकिरण की बात करता हूं, ठीक है। किसकी बात करता हूं, विद्युत चुंबकीय विकिरण की। एक बार कॉपी पेन रख दो और सभी का ध्यान सामने। विद्युत चुंबकीय विकिरण, देखो विद्युत चुंबकीय विकिरण में आपने सुना है क्या क्या होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ठीक है। इसमें मैंने बात की थी कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैं चलता हूँ आपको ऑप्टिक्स पे लेके, जो आपके पास फर्स्ट ईयर की ऑप्टिक्स की। यदि मैं इस ऑप्टिक्स की बात करूं तो उस ऑप्टिक्स में क्या था, अपन ने प्रयोग पढ़े। देखो मैं नाम बता देता हूं कुछ, जैसे अपना व्यतिकरण था, क्या था, व्यतिकरण था। उसके बाद क्या था, विवर्तन था। उसके बाद क्या था, ध्रुवण था। तो एक चीज इसमें ध्यान को, ये जो एक्सपेरिमेंट अपन ने पढ़े थे फर्स्ट ईयर के ऑप्टिक्स में, कि जिसमें व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, तो वहां पे अपन इंसिडेंट जो वेव काम में ले रहे थे उसकी इक्वेशन क्या काम में ले रहे थे, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी अपन क्या ले रहे थे, ज्या फॉर्मूला या उसकी फॉर्म जो अपने पास y इक्वल टू ऐसी इक्वेशन काम में ले रहे थे, a साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, ऐसी कुछ इक्वेशन थी। तो ये वाले काम में ले रहे थे। तो अब ये इक्वेशन होती किसकी है, किसकी होती है, ये आप अच्छे से जानते हैं, ये होती है तरंग की इक्वेशन। तो इसकी जो प्रकृति की बात करते हैं तो अपन जानते हैं कि व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की प्रकृति कैसी होती है, तरंगीय प्रकृति होती है। कैसी होती है अपने पास, तरंगीय प्रकृति, यानी कैसी प्रकृति कहते हैं उसे, तरंगीय प्रकृति, ठीक है। तो जब पहले बात होती थी जिसमें व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, उसमें बात की जाए तो वो क्या शो करता था, वो उनका शो करता था कौन सी, वेव नेचर, यानी कि तरंग प्रकृति। अब यदि मैं इस क्वांटम में आपको लेके आता हूं, क्वांटम में आपके पास यदि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट के नाम लिखता हूं, जैसे अपना क्वांटम विस्थापन, कौन कौन सा था, क्वांटम विस्थापन, फिर क्या था अपना प्रकाश विद्युत प्रवाह, प्रकाश विद्युत प्रवाह, और क्या क्या थे अपने पास, ऐसे 2-3 एक्सपेरिमेंट और थे। यदि उसमें बात करें तो उसमें अपन बात करते किस बेस पे, उस पे अपन क्या प्रकृति की तरंग प्रकृति पे बेस पे बात करते हैं, क्या उसमें कोई तरंग अपन ने काम में ली है, क्या अपन ने क्वांटम विस्थापन पूरा पढ़ा, प्रकाश विद्युत प्रवाह पूरा पढ़ लिया, तो उसमें कोई भी तरंग कोई भी काम में नहीं ली। उसमें कैसा कौन सा कंसेप्ट काम में लिया अपन ने, क्वांटा या फोटोन का। तो इसमें मैंने जो कंसेप्ट काम में लिया कौन सा लिया अपना, क्वांटा या फोटोन, ठीक है। अब अपन ने कहा कि क्वांटा या फोटोन कैसे होते हैं, क्वांटा ही होते हैं, एनर्जी के रूप में होते हैं, यानी पार्टिकल के रूप में होती है। तो इनको ही क्या किया गया, जब ये क्वांटा फोटोन की बात करता है तो इसी को अपन ने नाम दिया कौन सी प्रकृति, कणीय प्रकृति। अब ये तो क्या हो गया, कंफ्यूजन वाला मामला हो गया। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मैं बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की या कोई भी विकिरण की। तो यदि मैं इन प्रयोगों की बात करता हूं जो अपन ने फर्स्ट ईयर की ऑप्टिक्स में पढ़े थे, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, इसमें यदि बात करते हैं तो इसमें जो वेव नेचर होता है वो कौन सा होता है, अपने पास वेव नेचर होता है। तो जब पहले वैज्ञानिकों ने, जो भौतिक वैज्ञानिक में जो भी साइंटिस्ट हो, उन्होंने क्या बताया कि इन जो ये वाले एक्सपेरिमेंट थे उसमें तो जो तरंग प्रकृति बताइए या प्रकाश की प्रकृति बताइए, वो कैसे बताइए, वेव नेचर बताया, यानी तरंग प्रकृति बताइए। फिर क्या किया, उसके बाद कौन कौन आया, प्लांक आया, आइंस्टीन आया। तो उनको देखते हुए फिर उसने क्या किया, प्लांक आइंस्टीन ने क्या दिया था, क्वांटा या फोटोन का कंसेप्ट दिया था। जो फोटोन का कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था, प्लांक की अवधारणा थी, वही अपन ने पीछे पढ़ा है कि प्लांक की अवधारणा कंप्लीट, उसके डेरिवेशन भी पढ़े। तो प्लांक और आइंस्टीन के विचारों के बेस पे क्या बताता है कि ये वाले जो एक्सपेरिमेंट है, क्वांटम विस्थापन, प्रकाश विद्युत प्रवाह, ठोसों के विशिष्ट ऊष्मा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो सब किस पे आते हैं, कणीय प्रकृति में। यानी वो सब किसको शो करता है, क्वांटा या फोटोन को। और वो कौन सी नेचर शो करता है, कौन सी, पार्टिकल नेचर, यानी कणीय प्रकृति। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अब देखो कुछ एक्सपेरिमेंट में तो क्या हुआ, तरंगीय प्रकृति आई, कुछ में क्या हुआ, कणीय प्रकृति आई। तो फिर लास्ट में जो अपने पास जो साइंटिस्ट थे, जो भौतिक विज्ञानी के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने माना कि जो भी रेडिएशन होती है वो कैसी होती है, द्वैत प्रकृति की होती है। कौन कौन सी होती है,
द्वैत प्रकृति की होती है, जिसमें क्या क्या आ जाएगा द्वैत में। देखो द्वैत में अपने पास दो प्रकृति आ जाएगी, फर्स्ट आ जाएगी तरंगीय प्रकृति और सेकंड आ जाएगी कणीय प्रकृति, यानी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों नेचर हो जाएंगे। अब यदि देखो कुछ वैज्ञानिकों ने फिर ये बताया कि यहाँ पे कौन सी तरंग प्रकृति पर यहाँ पे कौन सी है कणीय प्रकृति। फिर जो कंसेप्ट आया वो आया किसका, डी ब्रोगली का। तो डी ब्रोगली ने क्या बताया तो वो भी बताते हैं आपको। तो इसमें फिर वैज्ञानिकों ने क्या माना कि जो भी अपने पास जो भी विकिरण होगी, जो भी रेडिएशन होगी, जो भी लाइट होगी। अब यदि मैं लाइट की बात करूं, मैं यदि आपको पूछूं कि लाइट क्या है, तो आप क्या कहोगे, लाइट कैसा सोर्स है अपने पास, तरंगीय है या कणीय है, बताइए। पता होगा आपको लाइट कैसा सोर्स है। आजकल जो लाइट का सोर्स माना जाता है वो सबसे पहले देखो, अब लाइट के सोर्स की बात करें तो पहले जब इनके एक्सपेरिमेंट में तो ये मानते थे, ये एक्सपेरिमेंट हुए तो ये मानते हैं ये भी लाइट से होता है। व्यतिक्रम न्यूटन ध्रुवण यदि आपने प्रैक्टिकल की है तो किससे होता है, लाइट से होता है। ये सब प्रैक्टिकल किससे होते हैं, लाइट सोर्स से होते हैं। ये भी प्रैक्टिकल किससे होते हैं, लाइट सोर्स से होते हैं। प्रकाश विद्युत प्रवाह भी कैसे होता है, लाइट से होता है। नॉर्मल सा बल्ब होता है उसी से वो अपन लाइट डालते हैं, तो वो भी क्या एक तरह की लाइट है। तो अपन कह सकते हैं कि प्रकाश कैसी प्रकृति है, एक द्वैत प्रकृति है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि विकिरण या प्रकाश कैसी प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है, जिसमें कौन कौन सी प्रकृति आती है, तरंगीय प्रकृति और कणीय प्रकृति। तो आइंस्टाइन ने या जो भी भौतिक वैज्ञानिक के वैज्ञानिक है उन्होंने क्या माना कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव या जो भी एक्सपेरिमेंट में या जो भी प्रकाश का नेचर होता है वो क्या होता है, द्वैत प्रकृति का होता है, यानी तरंगीय प्रकृति भी होती है और कणीय प्रकृति भी होती है। ये चीज आपको समझनी है। तो यहाँ तक तो क्या माना इन्होंने, तरंग और कणीय प्रकृति का कंसेप्ट क्लियर किया कि जो भी रेडिएशन आएगी, जो भी लाइट आएगी, उसमें क्या होगा, द्वैत प्रकृति होगी। अब यदि मैं बात करूं, अब अपने पास मैं इसको कान लेके जा रहा हूँ डी ब्रोगली के पास। अब फिर अपने पास 1924 में कौन आता है, डी ब्रोगली। कौन आता है, 1924 में आता है अपना डी ब्रोगली। अब डी ब्रोगली क्या कहता है कि डी ब्रोगली ने क्या कहा कि ये आया 1924 में, जब साइंटिस्टों ने बता दिया कि ये तरंग तथा कणीय प्रकृति होती है। अब डी ब्रोगली कहता है कि जब विकिरण में तरंग और कणीय प्रकृति एक साथ होती है, यानी दोनों प्रकृति दोनों नेचर उपस्थित होते हैं, तो अपना जो मैटर होता है, क्या होता है, मैटर। मैटर यानी द्रव्य, द्रव्य यानी कोई भी पदार्थ मान लो, क्या वो मान लो, पदार्थ मान लो, क्या होता है, मैटर। तो जब अपन कह सकते हैं कि 1924 में कौन आता है, डी ब्रोगली, और वो आता है एक नई कंसेप्ट लेके। नई कंसेप्ट क्या कहता है कि 1924 में डी ब्रोगली कहता है कि जो मेटल होता है या द्रव्य होता है उसमें भी क्या होती है, कणीय और तरंगीय प्रकृति उपस्थित होती है। क्या होती है, कणीय और तरंगीय प्रकृति उपस्थित होती है। अब ये कैसे वेरीफाई किया गया, अब इसका एक एक्सपेरिमेंट भी आता है जिसमें आपका एक तो जो आपके सिलेबस में है डेल्सन जर्मन प्रयोग, जो आपने 12th क्लास में भी पढ़ रखा है। और वैसे देखो ये कणीय और तरंगीय प्रकृति का जो कंसेप्ट है वो आपने 12th क्लास में भी पढ़ रखा है। तो देखो ये आपने, मैं बात करता हूँ वेरीफाई, सॉरी कुछ आवाज आ रही थी। तो ये मेटल या द्रव्य की बात करता हूँ तो इसमें क्या होगा, अपने पास जो भी प्रकृति मानी, जो डी ब्रोगली ने परिकल्पना की उसमें जो प्रकृति मानी वो कैसी मानी, कणीय मानी और तरंगीय मानी। अब कणीय तरंगीय मानी और वो किसमें मानी गई, मेटर में यानी द्रव्य में मानी गई। तो ये वाला कंसेप्ट आया था डी ब्रोगली लेके कि 1924 में कि जब प्रकाश में या कोई भी विकिरण में तरंगीय प्रकृति और कणीय प्रकृति एक साथ उपस्थित होती है, तो डी ब्रोगली कहता है कि कोई भी मैटर होगा उसमें भी क्या होगी, कणीय और तरंगीय प्रकृति उपस्थित होगी। एक अपने पास एक तो चीज ये थी, एक अपने पास एक कंसेप्ट आता है किसकी, बोर परिकल्पना, जिसे कहते हैं अपन एक क्वांटम में छोटा सा कंसेप्ट आया था जिसे क्या बोलते हैं अपन, बोर परिकल्पना। ये सब मैं आपको दिखा दूंगा जो भी मैंने लिखा है, तो इसको तो मैं यहाँ से बता देता हूँ। क्या करेंगे अपन, जिसे कहते हैं अपन एक कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरकता का सिद्धांत। क्या कहते हैं, पूरकता का सिद्धांत। अब पूरकता का सिद्धांत होता क्या है, ये क्या कहता है, ये आपको देखना है कि पूरकता का सिद्धांत क्या कहता है। तो ये आया था अपना कब, 1928 में। तो 1928 में ये आया था, तो ये मतलब आया था अपना 1928 में, यानी पूरकता का सिद्धांत जिसे कॉम्प्लीमेंट्री लॉ या कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। तो ये आया था अपना 1928 में। ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, यानी प्रयोग कौन सा हो, मान लो कि अपन कौन सा प्रयोग ले, कोई भी एक प्रयोग ले लिया, चाहे प्रयोग कोई सा भी ले लो, क्वांटम ले लो, प्रकाश विद्युत प्रवाह ले लो, ब्लैक बॉडी ले लो, व्यतिक्रम विवर्तन ध्रुवण। तो ये कहता है कि जब कोई एक प्रयोग लेते तो एक प्रयोग में दोनों प्रकृति उपस्थित एक साथ कभी नहीं हो सकती। वो कहेगा कि एक प्रयोग में एक ही प्रकृति होगी, या तो कौन सी होगी, या तो कौन सी होगी, कणीय प्रकृति होगी, या कौन सी होगी, तरंगीय प्रकृति होगी। कौन कौन सी होगी,
एक प्रयोग में दोनों कभी भी, यानी कणीय प्रकृति होगी या फिर कौन सी होगी अपने पास, तरंगीय प्रकृति। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी की, एक छोटा सा कंसेप्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो एक प्रयोग में केवल एक प्रकृति को ही व्यक्त करता है, तो वो है अपना पूरकता का सिद्धांत, वो भी इसी के अंदर आता है। तो ये क्या कहता है, पूरकता का सिद्धांत कहता है कि एक प्रयोग में केवल एक ही प्रकृति होगी, या तो वो कणीय होगी या तरंगीय होगी। और ये चीज आप यहाँ पे देख चुके हो कि व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण तरंग प्रकृति दर्शाता है, जो क्वांटम प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये क्वांटा फोटोन की प्रकृति यानी पार्टिकल नेचर दर्शाता है, यानी कणीय प्रकृति दर्शाता है। तो इस तरह से ये क्या था अपना एक सिद्धांत था। तो यहाँ पे देखो जो प्रकाश को माना गया, तो सबसे पहले डेव नेचर का कंसेप्ट किया गया, फिर इसने बोला 1928 में कि कोई भी एक प्रयोग में दोनों नेचर एक साथ नहीं हो सकते। फिर आता है अपने पास यही डी ब्रोगली आया था, डी ब्रोगली ने क्या बताया कि कोई भी मैटर होता है उसमें कणीय और तरंगीय प्रकृति दोनों एक साथ होती है। तो अब अपन इसको लिख सकते हैं। तो अब देखो यदि मैं कणीय और तरंगीय प्रकृति का अपन को पढ़ना है, उसके बारे में क्या क्या व्यक्त करता है वो पढ़ना है। यदि मैं तरंगीय प्रकृति की बात करूं और कणीय प्रकृति की बात करूं, देखो मैं यदि कणीय प्रकृति की बात करता हूं तो कणीय प्रकृति को यदि कुछ भी उसका पार्टिकल का या नेचुरल बेस का अध्ययन करना हो तो वो किससे शो करता है, वो शो करता है अपना किससे, संवेग से, यानी संवेग से। क्योंकि जो डी ब्रोगली कंसेप्ट है उसमें दो टर्म काम में आती है, एक तो आता है अपना कौन सा, लैम्बडा, और एक आता है पी। तो जो कणीय प्रकृति की बात कर रहा है, तो कणीय प्रकृति के लिए तो अपन के पास जो भी कंसेप्ट काम में आता है वो आता है संवेग के द्वारा दिया जाता है। और जो यदि तरंगीय प्रकृति की बात करें तो वो दिया जाता है अपनी तरंग दैर्ध्य के बेस पे, यानी तरंग दैर्ध्य लैम्बडा के बेस पे। तो ये वाली चीज है कि जो कणीय प्रकृति होती है वो तो आती है संवेग के बेस पे, और जो कणीय या तरंगीय प्रकृति आती है उसको अपन दर्शाते हैं लैम्बडा के बेस पे। तो डी ब्रोगली का रिलेशन होता है, आप अच्छे से जानते हो कि डी ब्रोगली का रिलेशन क्या होता है। डी ब्रोगली का रिलेशन होता है लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा समानुपाती 1/p, ये वाला रिलेशन होता है, 12th में पढ़ रखा है आपने। और लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है अपना h में mv, p तो क्या है संवेग है, तो mv, h यहाँ पे क्या है प्लांक कांस्टेंट है। तो सब चीजें अपन एक एक करके लिखेंगे। तो उठाइए कॉपी पेन और लिखना स्टार्ट कीजिए, जो मैं बोलता हूँ वो लिखिए। तो ये सब चीज जो मैंने बोली है इसी को मैं थ्योरी में लिखवा रहा हूँ, तो करिए स्टार्ट और लिखिए। लिखिए इसमें, यदि हम व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन को समझाने के लिए, यदि हम व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण को समझाने के लिए, यदि हम व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन को समझाने के लिए विकिरण को तरंग प्रकृति मानते हैं, विकिरण को तरंग प्रकृति मानते हैं तथा कृष्णिका विकिरण, तथा कृष्णिका विकिरण, तथा कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, तथा कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम विस्थापन, कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्वांटम प्रभाव या क्वांटम विस्थापन, इनको कणीय प्रकृति के आधार पर समझा सकते हैं। इनको कणीय प्रकृति के आधार पर समझा सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, क्वांटम, क्वांटा या फोटोन के बेस पे। इनको कणीय प्रकृति के आधार पर समझा सकते हैं। वापस रिपीट करो, एक बार सुन लीजिए। यदि हम व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण को समझाने के लिए विकिरण को तरंग प्रकृति मानते हैं तथा कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्वांटम प्रभाव, इनको कणीय प्रकृति के आधार पर समझा सकते हैं। उसके आगे लिखिए, अर्थात विकिरणों में, अर्थात विकिरणों में, अर्थात विकिरणों में कणीय तथा तरंग प्रकृति दोनों उपस्थित होती है। अर्थात विकिरणों में कणीय तथा तरंग प्रकृति दोनों उपस्थित होती है। अतः विकिरण की प्रकृति, अतः विकिरण की प्रकृति, अतः विकिरण की प्रकृति द्वैत मानी जाती है। अतः विकिरण की प्रकृति द्वैत मानी जाती है, द्वैत यानी ड्यूल नेचर मानी जाती है। अतः विकिरण की प्रकृति द्वैत मानी जाती है।
प्रकाश में भी तरंग तथा कण दोनों प्रकृति है। अतः प्रकाश में भी कण तथा तरंग दोनों प्रकृति है। अतः प्रकाश में भी कण तथा तरंग दोनों प्रकृति है। अतः प्रकाश की प्रकृति भी द्वैत मानी जाती है। अतः प्रकाश की प्रकृति भी द्वैत मानी जाती है, यानी ड्यूल नेचर माना जाता है। लाइट सोर्स इज ड्यूल नेचर। उसके आगे लिखिए, सन 1928 में बोर्ड ने पूरकता सिद्धांत में बताया कि सन 1928 में बोर ने पूरकता सिद्धांत में बताया कि, देखो न्यूज बोर्ड था वो अलग है, ये बोर अलग है। सन 1928 में बोर ने पूरकता सिद्धांत में बताया कि एक प्रयोग में या तो कणीय प्रकृति होगी, एक प्रयोग में या तो कणीय प्रकृति होगी, एक प्रयोग में या तो कणीय प्रकृति होगी या तरंगीय प्रकृति होगी। एक प्रयोग में या तो कणीय प्रकृति होगी या तरंगीय प्रकृति होगी। एक प्रयोग में दोनों प्रकृति उपस्थित नहीं हो सकती। एक प्रयोग में दोनों प्रकृति एक साथ उपस्थित नहीं हो सकती। एक प्रयोग में दोनों प्रकृति एक साथ उपस्थित नहीं हो सकती। फिर नई लाइन से लिखिए कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुइस द ब्रोगली डी ब्रोगली, देखो कई बार ये डी ऐसे भी लिखते हैं डी, और कई बार ये डी ऐसे भी लिखते हैं, तो आप जैसे लिखना चाहो। कई किताबों में ऐसे भी मिल सकता है, कई में ये भी मिल सकता है। तो इसमें लिखिए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुइस द ब्रोगली ने 1924 में प्लांक तथा आइंस्टीन के विचारों से प्रभावित होकर फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुइस द ब्रोगली ने 1924 में प्लांक तथा आइंस्टीन के विचारों से प्रभावित होकर एक परिकल्पना दी। उसमें बताया कि जिस प्रकार विकिरण में तरंग तथा कणीय प्रकृति उपस्थित होती है, जिस प्रकार विकिरण में कणीय तथा तरंग प्रकृति उपस्थित होती है, उसी प्रकार द्रव्य यानी मैटर में भी कणीय और तरंग प्रकृति उपस्थित होगी। उसी प्रकार मैटर या द्रव्य में भी कण और तरंगीय प्रकृति उपस्थित होगी। अतः डी ब्रोगली ने परिकल्पना में बताया कि अतः डी ब्रोगली परिकल्पना में बताया कि विकिरण के समान द्रव्य में भी द्वैत प्रकृति होती है। विकिरण के समान द्रव्य की भी द्वैत प्रकृति होती है। विकिरण के समान द्रव्य की द्वैत प्रकृति होती है। नई लाइन से लिखना, किसी भी कण के द्वैत व्यवहार में कण व्यवहार का मापन
किसी भी कण के द्वैत व्यवहार में कण व्यवहार का मापन यानी कणीय प्रकृति का मापन, कण व्यवहार का मापन उसके संवेग के रूप में, उसके संवेग के रूप में किसी भी कण के द्वैत व्यवहार में इसके कण व्यवहार का मापन उसके संवेग के रूप में तथा कण से संबंध तरंग व्यवहार का मापन तथा कण से संबंध तरंग व्यवहार का मापन उसकी तरंग दैर्ध्य के रूप में किया जाता है। तरंग व्यवहार का मापन उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा के रूप में किया जाता है। किसी भी कण के द्वैत व्यवहार में इसके कण व्यवहार का मापन उसके संवेग के रूप में तथा तरंग व्यवहार का मापन उसकी तरंग दैर्ध्य के रूप में किया जाता है। निकाय का कण व्यवहार, निकाय का कण व्यवहार, निकाय का कण व्यवहार उसके तरंग व्यवहार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निकाय का कण व्यवहार उसके तरंग व्यवहार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो इसका मीनिंग क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती का कणीय व्यवहार और तरंगीय व्यवहार। देखो कणीय व्यवहार यानी यदि मैं p इधर डालूं लैम्डा को इधर डालूं कैसा होगा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अपन कह सकते हैं कि p समानुपाती 1/लैम्डा, या फिर कह सकते हैं कि लैम्डा किसके व्युत्क्रमानुपाती है, p के। तो अपन कह सकते हैं कि ये तो क्या है, p तो कणीय व्यवहार है और लैम्डा क्या है, तरंगीय व्यवहार है। तो यही एक दूसरे के इनवर्सली कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिया आपने। उसके आगे चले लिख दिया हो तो फिर देखो चलते आगे। तो आगे आप लगाइए डी ब्रोगली संबंध, आगे लगाइए डी ब्रोगली संबंध। डी ब्रोगली क्या संबंध बताता है वो आपको मैं करवा देता हूँ। ओनली फॉर्मूला ये बात कुछ नहीं है। डी ब्रोगली संबंध टॉपिक लगा लीजिए। क्या लगाओगे, डी ब्रोगली संबंध। डी ब्रोगली संबंध में लिखना है तो इसमें लिखिए ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार गतिशील कण का संवेग p है। डी ब्रोगली के अनुसार गतिशील कण का संवेग p है तथा इसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। डी ब्रोगली के अनुसार गतिशील कण का संवेग p है तथा द्रव्य की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तथा द्रव्य की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। तो ये क्या होगा, ये अपन जानते हैं कि डी ब्रोगली रिलेशन की बात करें, क्या क्या मान लिया इसमें। डी ब्रोगली परिकल्पना क्या कहती है कि मैटर में कणीय प्रकृति भी होगी और तरंगीय प्रकृति भी होगी। और उसने ये भी बताया कि द्रव्य की कणीय प्रकृति और तरंगीय प्रकृति एक दूसरे की कैसी होती है, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये कह रहा है कि कण का जो कणीय प्रकृति के लिए क्या बता रहा है, ये p बता रहा है और उसके लिए क्या बता रहा है, लैम्डा। तो मैं लिख सकता हूँ कि लैम्डा समानुपाती p, यानी लैम्डा होगा वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, 1/p, या समानुपाती होगा 1/p। यहाँ पर ये p क्या है, संवेग है। जहां पर p क्या है, संवेग है, और लैम्डा क्या है, अपनी तरंग दैर्ध्य। लैम्डा क्या है, अपनी तरंग दैर्ध्य, जो अपन ने चीज मानी। अब यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ लैम्डा इक्वल टू h/p, जहां पर h क्या है, जहां पर h क्या है, अपना प्लांक नियतांक है। जहां पर h क्या है, अपना प्लांक नियतांक है। बाकी p क्या है, p संवेग है, तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ लैम्डा इक्वल टू h/mv। ठीक है, लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। ये क्या है, लैम्डा समानुपाती, ये मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे समानुपाती हटेगा तो क्या कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट लगा दिया, कौन सा, प्लांक नियतांक h, और लैम्डा इक्वल टू h/mv। तो ये अपना क्या कहलाता है, डी ब्रोगली रिलेशन कहलाता है। तो डी ब्रोगली रिलेशन कहलाता है वो कौन सा है अपने पास, ये वाला। तो ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, जो गवर्नमेंट की एग्जाम लगती है कि डी ब्रोगली संबंध निम्न में से कौन सा है। तो इसमें p और लैम्डा को आगे पीछे उल्टा नीचे करके देते हैं।
तो उसमें जो विक्रमानुपाती होगा हो सकता है कि इधर हो लैम्डा उधर हो, तो वो आपका क्या होगा, सही होगा। तो ये वाला आंसर क्या होगा इसका, सही होगा। तो जो डी ब्रॉगली संबंध कहलाता है वो ये कहलाता है, इसमें लिख दीजिए, जो बोर्ड पर लिखा है वो लिख दीजिए। जो बोर्ड पे लिखा है वो लिख दीजिए एक बार। लिख दिया। उसके बाद देखो, यह संबंध डी ब्रॉगली संबंध कहलाता है, यह संबंध डी ब्रॉगली संबंध कहलाता है, यह संबंध डी ब्रॉगली संबंध कहलाता है। यह संबंध डी ब्रॉगली संबंध कहलाता है और तरंगदैर्घ्य लैम्डा को डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, और तरंगदैर्घ्य लैम्डा को डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। नीचे इसमें एक नोट कर लगा लो, और उसमें एक नोट इंपोर्टेंट चीजें कंपटीशन एग्जाम के लिए वो लिख लो। नीचे एक नोट लगाओ, उसमें लिखो बड़े कणों की तरंग प्रकृति, बड़े कणों की तरंग प्रकृति दिखाई नहीं देती, बड़े कणों की तरंग प्रकृति दिखाई नहीं देती, जबकि सूक्ष्म कण में तरंग प्रकृति दिखाई देती है, जबकि सूक्ष्म कण में तरंग प्रकृति दिखाई देती है। क्या लिखना है कि बड़े कण होते हैं, बड़े पार्टिकल होते हैं, उसमें तरंग प्रकृति दिखाई नहीं देती, और जो छोटे पार्टिकल होते हैं उसमें तरंग प्रकृति दिखाई देती है। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। देखो मैं ये बात करता हूँ एक एग्जांपल की, जिसमें क्या है अपने पास कोई भी, मान लो कि ये कोई भी पार्टिकल है, यानी कण है जिसका मास कितना है अपना 1 kg, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है 1 kg। यदि उस पार्टिकल की वेलोसिटी मान लेता हूँ मैं 100 मीटर पर सेकेंड, क्या मान लो 100 मीटर पर सेकेंड, या कैसे मान लो, कोई भी सही भी वेलोसिटी मान लो, चाहे 10 मान लो, तो क्या मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। यदि मैं इसकी तरंगदैर्घ्य निकालना चाहूँ तो तरंगदैर्घ्य निकाल सकता हूँ कैसे, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में mv, h अपॉन आप जानते ही हो प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.62 10 की घात -34 अपॉन में m 1 kg आ जाएगा। kg को क्या करना है, उसको मीटर पर सेकेंड है, तो कोई नहीं, मीटर और एक ही यूनिट है। वेलोसिटी क्या आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। और जब इसको आप सोल्व आउट करोगे तो इसको सोल्व आउट करने पर मैं इसका राइट आंसर लिखूं तो ये आएगा लगभग 6.6 10 की पावर 25 माइनस एंगस्ट्रॉम। इसका रिजल्ट तो ये आएगा। ये किसकी बात हो रही है, कौन सा पार्टिकल है, ये बड़ा है या छोटा है, ये मैंने 1 kg का लिया, यानी 1 kg का, यानी कोई भी बड़ा पार्टिकल। कैसा पार्टिकल है, बड़ा कण। तो इसमें जो 100 होगा वो कैसा होगा, तो अपन ने ये चीज लिखी है कि बड़े कण में क्या होता है, तरंग प्रकृति 100 नहीं होती। क्यों 100 नहीं होती, क्योंकि देखो यहाँ पे अपन ने बड़े कण का कोई भी एग्जांपल ले लिया, बड़े कण का मास ले लिया, वेलोसिटी ले ली, तो उसका लैम्डा आ रहा है वो कितना आ रहा है -25 एंगस्ट्रॉम। -25 एंगस्ट्रॉम का 10 की घात -10 और ऐड हो जाएगा तो वो जाएगा 10 की पावर -35, तो जो कि क्या है, इसको मापना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि ऐसे पार्टिकल में तरंगीय प्रकृति 100 ना होकर कौन सी प्रकृति 100 होनी चाहिए, कणीय प्रकृति 100 होनी चाहिए। तो इसमें कह सकते हैं कि जो बड़े कण की बात होती है उसमें तरंगीय प्रकृति 100 नहीं होती। अब यदि मैं सूक्ष्म कण की बात करूं, देखो सूक्ष्म कण की बात करूं तो मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, ठीक है। किसकी बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हो कितना होता है, 9.1 × 10 की घात -31। और क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन का मास हो गया उसकी में वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में मैं कोई भी इलेक्ट्रॉन गतिशील है तो मान लेता हूं उसकी एनर्जी कितनी है अपनी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि आप इसका लैम्डा निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 6.62 × 10 की पावर -34, तो ये आ जाएगा। अब नीचे क्या है, नीचे वैल्यू छोटी है 10 की घात -31 × 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा। तो देखो इस टाइप से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा इसको, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो कि ये नीचे वैल्यू कैसे थी, बड़ी थी, तो ये कैसे आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए। और ये छोटी है तो ये कैसे आएगी, बड़ी आएगी। तो ये लगभग जो एवरेज आएगी वो मैं बता देता हूँ, इसका जो सॉल्व करने पर आएगी 1.2 एंगस्ट्रॉम के समथिंग। तो
तो अपन कह सकते हैं कि जब 1.2 एंगस्ट्रॉम आ रही यानी ये इसको अपन मार्क्स करते हैं यानी ये कितना होगा 1.2 × 10⁻⁻10 मीटर, तो इसको एंगस्ट्रॉम को यदि मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है 10⁻⁻10, तो अपन इसको आसानी से माप सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाला क्या है माप सकते हैं। तो अपन कहते हैं कि जो बड़े कण में होती है, बड़े कण में तरंगीय प्रकृति शो नहीं होती और छोटे कण में क्या होती है तरंगीय प्रकृति शो होती है। तो ये इसी के लिए एग्जांपल है, यदि आप लिखना चाहो तो लिख लो, इसे लिख दो, इसे भी कहीं साइड में लिख दो, काम आएगा, नहीं तो कहोगे आप नोट डायरेक्ट कहां से आया। लिख दिया, चले आगे, चलो चलते हैं। फिर लगाओ आप टॉपिक लगाओ डी ब्रोगली के विभिन्न रूप, यानी डी ब्रोगली का जो फॉर्मूला उसके और कौन कौन से रूप हो सकते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं वो बताते हैं आपको। डी ब्रोगली के विभिन्न रूप, उसमें फर्स्ट लगाइए, उसमें फर्स्ट पॉइंट लगाकर लिखिए कि यदि कण का वेग, यदि कण का वेग v लेस देन c हो, यानी v क्या है c से बहुत ही छोटा है, यानी प्रकाश की वेलोसिटी से बहुत ही छोटा है, यानी इसको कह सकते हैं कौन सा रिलेटिविस्टिक या नॉन रिलेटिविस्टिक, कैसे ये अनापेक्षिक कण, कौन सा कण है अनापेक्षिक है यानी नॉन रिलेटिविस्टिक। यदि c के इक्वल होता तो क्या होगा रिलेटिविटी। तो इसमें लिखिए यदि कण का वेग v लेस देन c हो तो अनापेक्षीय कण के लिए, तो अनापेक्षीय कण के लिए, तो अनापेक्षीय कण के लिए उसका द्रव्यमान m m0 होगा, तो उसका अनापेक्षीय कण के लिए मास m m0 होगा और उसकी गतिज ऊर्जा E के यदि उसकी गतिज ऊर्जा लिखनी है तो क्या लिख सकते हो आप p²/2m, क्या लिख सकते हो p²/2m, तो E के क्या हो जाएगा p²/2m। ये p की फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि अपने पास जो डी ब्रोगली रिलेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है अपना p की फॉर्म में होता है, इसलिए इसको p की फॉर्म में। अब मैं क्या लिखना क्या चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ ये तो क्या है कण की गतिज ऊर्जा है, कौन सी गतिज ऊर्जा की फॉर्म है ये संवेग गतिज ऊर्जा की। तो कण का वेग क्या है v लेस देन c, जब कण का वेग v लेस देन c ये तो अनापेक्षीय है तो m क्या होगा m0, और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या होगा E के p²/2m। अब यदि मैं बात करूं किसकी लैम्डा की, तो अपन को निकालना है लैम्डा क्या होगा यहाँ पे h/p होता है। अब देखो यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा लैम्डा h, p की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 2m। अब देखो m क्या था अपने पास m0 था, तो यहाँ पे क्या आएगा m0, तो ये p की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से यदि मैं p निकालना चाहूँ तो ये आएगा 2m0, E के ऊपर क्या आ जाएगा √ आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, देखो क्या लिख सकता हूँ, किसकी जगह लिख रहे हैं ये लिख रहे हैं अपन p की जगह, तो p की जगह क्या आ जाएगा 2m0 E के 2m0 E के। ये आएगा, तो ये क्या है अपना डी ब्रोगली का एक रूप। तो ये है कि जब कण का वेलोसिटी क्या हो लेस देन c हो तो डी ब्रोगली का ये रूप आएगा, इसको लिख लीजिए। लिख दीजिए इसे। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा रूप लिखते हैं अपन, हटा दो इसे।
दूसरा पॉइंट लिखिए कि विभवांतर V से त्वरित आवेशित कण के लिए, विभवांतर V से त्वरित आवेशित कण के लिए कण की गतिज ऊर्जा, विभवांतर V से त्वरित आवेश के लिए कण की गतिज ऊर्जा, यानी कोई भी पार्टिकल है उसकी जो, यदि किसी भी पार्टिकल को अपन क्या करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, एक्सीलरेट यानी उसे क्या करते हैं अपन, त्वरण प्रदान करते हैं। जब अपन त्वरण प्रदान करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अपन लिख सकते हैं कि उसकी जो एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी, वो होगी E k = qv की फॉर्म में वो होगी, यही होगी। मैं क्या लिखा रहा हूँ कि विभवांतर V से कोई भी आवेशित कण है, यानी कोई भी आवेशित कण था उसको विभवांतर V से मैंने क्या किया, त्वरित किया। कौन सा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, E k = qv। या फिर उसको आपने जैसे उसका पोटेंशियल पढ़ा है, W = क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा आपने पढ़ी है। कोई भी आवेशित कण को यदि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, W = qv होती है। तो वही सेम कांसेप्ट है कि कोई भी आवेशित कण को v वोल्ट से विभाजित या त्वरित करती है तो उसकी एनर्जी होगी वो क्या होगी, qv होगी। और अपने पास जो इससे पहले वाला फॉर्मूला आया था वो क्या था, लैम्डा = h/2m0 E k था, यही फॉर्मूला था अपने पास, यही तो था। तो अब अपन बात करते हैं E k क्या आ गया अपने पास, qv आ गया। तो इसमें पहले लिख दो कि विभवांतर V से त्वरित आवेशित कण के लिए कण की गतिज ऊर्जा E k = qv हो तो, E k = qv हो तो आवेशित कण से संबंध, आवेशित कण से संबंध तरंग की द्रव्य तरंगदैर्ध्य, या आवेशित कण से संबंध तरंग की तरंगदैर्ध्य। अब देखो यदि मैं इसकी तरंगदैर्ध्य निकालना चाहूँ तो ये क्या आएगा, h ऐसे का ऐसे आएगा, 2 ऐसे का ऐसे आएगा, m0 ऐसे का ऐसे आएगा, E k की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, qv। ये आपने 12th में भी फॉर्मूला पढ़ा था। अब यदि मैं ये क्या आ गया, इसका एक और रूप आ गया, यदि कोई भी चार्जेबल पार्टिकल है जिसको v वोल्ट से विभवांतर या त्वरित किया जाता है, उसकी यदि लैम्डा निकालना हो या डी ब्रोगली रिलेशन निकालना हो तो आप इससे निकाल सकते हो लैम्डा से। अब यदि मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं, यानी यदि मैं बात करता हूं किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप जानते हो कि ये क्या होता है अपने पास, जो m0 होता है, m तो क्या होगा अपने पास, वही 9.1 × 10⁻31। यदि किसकी बात करूं, और इसमें बात करूं किसकी, v की या q की, सॉरी q का की वेलोसिटी तो कुछ भी चेंज हो सकती है जैसे अपन त्वरित करेंगे। तो q का हो गया 1.6 × 10⁻19 कूलम। यदि मैं ये सब वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो ये आएगा अपने पास लैम्डा = 12.27 एंगस्ट्रॉम, और अपॉन में क्या आएगा, v कैसा आएगा, √। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपना, जब इसको कंप्लीट वैल्यू रख के जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा अपना लैम्डा = 12.27 और √v। बहुत ही फेमस रिलेशन है, बहुत ही इंपोर्टेंट रिलेशन है। सीधा सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि 56 वोल्ट से विभवांतरित आवेश या 56 वोल्ट से त्वरित आवेश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो। तो सीधा सा कुछ नहीं करना, केवल वोल्टेज की वैल्यू रखनी है, v = जो भी दे रखा है 54, 55, 56, 60, 50 जो भी दे रखा है वो वैल्यू रखते ही ये वाला सीधी लैम्डा आके आ जाएगी, आपके डी ब्रोगली रिलेशन की तरंगदैर्ध्य आ जाएगी या द्रव्य की तरंगदैर्ध्य आ जाएगी। तो ये अपना क्या है, इसका दूसरा रूप है, जो लैम्डा = क्या है, h/2m0 qv। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला माना जाता है, 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन में √v। लिख दीजिए इसे। तो देखिए ये अपना क्या हो गया, डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस थी, सबसे पहले क्या कांसेप्ट आया था, फिर उसके बाद क्या कांसेप्ट आया, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या क्या हुआ, कौन कौन से वैज्ञानिक आए, कैसे कणीय प्रकृति थी, कैसे तरंगीय प्रकृति थी, और इसका क्या फॉर्मूला था वो मैंने आपको बता दिया। तो जो यदि आपको पूछा जाता है कि डी ब्रोगली परिकल्पना क्या होती है तो ये सब आपको लिखना है, और इसमें कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने के लिए। इस बेस पे आपको क्या पूछा जाता है, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा भी जाता है। जब भी आगे आपकी लाइव क्लास होगी उसमें आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे इस रिलेटेड। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तो इसके बाद होता क्या था अपने पास, जो भी अपने पास क्या था,
कि जो इसका प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट किया यानी डी ब्रोगली को काम में लेते हुए प्रायोगिक सत्यापन किया गया, वो किसने किया? वो किया था अपने पास दो एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक तो डेविसन जर्मर प्रयोग, एक होता है अपने पास जीपी थॉमसन प्रयोग। तो आपके जो सिलेबस में है वो कौन सा प्रयोग है? डेविसन जर्मर। तो अपन उसको नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए एक्सपेरिमेंट के साथ।